वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे बोर्ड एग्जाम में ले लीजिए, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ले लीजिए, नीट हो, जेईई हो, मेंस हो, इन सब जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं आज वीडियो का लेक्चर शुरू करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। उसके बाद इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इसका प्रॉफिट उन्हें भी मिल सके और वो भी इसका फायदा उठा सकें, तो उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। राइट, चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किसके साथ डील करता है, ये साइंस का कौन सा ब्रांच है, क्या करता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स and with the interrelation of chemical phenomena and electrical energy. So electrochemistry क्या करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डील करता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देती है। राइट, एंड विद द इंटररिलेशन, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल फेनोमेना या केमिकल एनर्जी के बीच में जो भी इंटररिलेशन होता है, ये इंफॉर्मेशन भी हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के द्वारा मिलती है। राइट, so now electrical energy is carried through the matter in the form of electrical current with the help of suitable source and charge carriers such as ions and electrons. So electrical energy किसी भी मैटर में इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में कैरी की जाती है। जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में कैरी होती है, और इसको कैरी करने के लिए सुटेबल सोर्स होता है, सुटेबल आयन होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स मे बी हियर। राइट, so now before leading to deep in the electrochemistry, we have to know some terms which comes in under the electrochemistry, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। सो सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस। फर्स्ट वन इज द नॉन कंडक्टर और द इंसुलेटर, एंड अनदर इज द कंडक्टर। व्हाट इज इट, आइए देखते हैं। और आप सभी लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो आप सभी लोग कुछ जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे रिकॉल कर देता हूं। नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर भी कितनी तरह के कंडक्टर होते हैं। सो फर्स्ट वन इज हियर नॉन कंडक्टर। सो व्हाट इज इट, सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज नोन एज द नॉन कंडक्टर, और यू कैन से हियर इंसुलेटर्स। राइट, फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, ग्लास रबर्स, etc. So why the pure water is going to be a non-conductor? And we know that water is a good conductor of electricity. So why here pure water is what? Pure water means that water contains no charge bodies, no minerals, no ions. Means it's only contains the H2O molecule which do not conduct the electricity, because this H2O molecule does not have any positive charge or negative charge. Right, either it is not having the free electrons, no these charge bodies are present which can be a source of conduction for the electricity. Right, that's why the pure water is bad conductor or non-conductor of electricity. Is it clear? Next point is here conductor. So ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए, ऐसे बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। फॉर एग्जांपल मेटल्स, aqueous solution of acids, base, salts and impure water. Right, so conductors are of two types. कंडक्टर दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ मेटेलिक कंडक्टर। क्या होते हैं ये, द कंडक्टर्स व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स without undergoing any chemical change are known as the metallic conductor. So ऐसे बॉडीज जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और कोई भी केमिकल चेंज उसकी बॉडी में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, और भी हो सकते हैं। And कुछ non metals such as graphite is here. This also conducts the electricity. This is also a good conductor, graphite. Why graphite is a conductor or good conductor? Because graphite having the layered structure.
right? Layered structure, and one electron is going to free because in one layer it is forming only 3 bonds. This graphite contains only the carbon, and carbon outer electron having the 4 electrons. So only 3 electrons is bonded in the bonding in the layer, and 1 electron is free there. That's why this graphite can conduct the electricity, and it is a good conductor. And the various alloys and minerals is an example of the metallic conductor, right? Is it clear to all of you? Now comes to the next point, electrolytic conductor. क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पहला जो हमारा टर्म आया यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है, व्हाट इज इट? सो दोज सब्सटेंसेस हुज वाटर सॉल्यूशन कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट and which are decomposed by the passage of current are known as the electrolyte. ऐसे सब्सटेंस जिनका वाटर सॉल्यूशन, दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन, कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में टोटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर NaCl is an electrolyte, strong electrolyte, when you are going to add here H2O, when NaCl is going to add in the H2O, it is break down into the Na plus and Cl minus. So here this charged body is present in the aqueous solution, that's why it can conduct the electricity, and which decomposed by passage of electric current is known as the electrolyte. So these are the electrolytes, right? In this case conduction takes place by movement of ions. There are free sodium and free chloride ion, that's why it can conduct the electricity easily. Is it clear? Now electrolytes also conduct the electricity in the fused state and undergo the decomposition by passage of electric current. So one question is here, what is the fused state? Do you know? Fused state means molten form. This is the molten form. जब आप किसी भी सब्सटेंस को पिघला देते हैं, it is going to be melted down, then that form is known as the fused state, right? Now some substances whose aqueous solution does not conduct the electricity or electric current are called as the non-conductor, and they do not conduct electricity in their fused form also, right? So some solution of cane sugar, glycerine, glucose, urea, etc. are an example of the non-electrolyte, because these are non-electrolyte. So electrolyte and non-electrolyte, now clear it is. Now come to the next topic here, strong electrolyte and weak electrolyte. What is it? क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे दो तरह के होते हैं. क्या क्या? एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. So how we will define it? So electrolyte which are completely ionized, we have to mention is here, completely ionized in the aqueous solution or in their molten state are called as the strong electrolyte. For example, all salts, strong acids and strong bases. For example, मैं यहाँ पे दे देता हूँ NaCl, HCl, H2SO4, NaOH. These all are what? Strong electrolyte, because these salts are going to be completely ionized in their aqueous solution as well as in their molten state or in their fused state, right? That's why it's all are strong electrolyte. Very good. Now come to the weak electrolyte. What is it? Electrolyte which do not completely ionized in the aqueous solution or in their molten state or in the fused state are called as what? Weak electrolyte. For example, all the carbonic acids except the sulfonic acid, acetic acid, HCN, ammonia, amines, etc. Right? For example, CH3COOH. This is acetic acid. Acetic acid. And this is the weak electrolyte because the complete breakdown of acetic acid is not possible because it is weak electrolyte. This breakdown is going to be increased when you are going to be increase the dilution. So we will see it further in this chapter itself. So these are two types of electrolyte you have seen here, strong electrolyte and weak electrolyte. और इस चैप्टर में इसका बहुत यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको शुरू करने से पहले आपको इन सब के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर दिया, ब्रीफ नॉलेज दे दी. आप इनको और थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और आपके पास कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आता है माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.
कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इट? इलेक्ट्रोलाइसिस, so the process of the decomposition of an electrolyte by passes of electricity is called as the electrolysis or electrolytic dissociation। जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड इट इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वेयर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू टेक प्लेस, टू सुटेबल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड in the liquid and the solution of an electrolyte contains the ions। यहाँ पे क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है हमको, एक ये इलेक्ट्रोड हो जाता है और दूसरा ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन डिप कर दिए जाते हैं। आपको फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाने में। Is it clear? Now, when an electric potential is applied between the electrodes, the positively charged and move towards the cathode and negatively charged and move towards the anode। Cathode क्या होता है और anode क्या होता है? So when cation reaches to the cathode, it takes electrons to get its charge neutralized। मतलब वो क्या होता है? एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैथोड और एनोड को हम वहां पे मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है? कैथोड की तरफ मूव करता है। नेगेटिवली चार्ज हमारा क्या करता है? एनोड की तरफ मूव करता है, राइट? व्हेन एन कैटायन रीचेस टू द कैथोड, इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट इट्स चार्ज न्यूट्रलाइज्ड। Thus the gain of electrons decrease in the oxidation number, means the reduction takes place at the cathode। यहाँ पे कैथोड पे क्या करता है? कैथोड इलेक्ट्रोड के पास हमारा पॉजिटिव चार्ज पहुंचता है और यहाँ पे यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब यहाँ पे जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? रिडक्शन प्रोसेस कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। इज इट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं एनोड के लिए? एन एनायन व्हेन इट रीचेस टू द एनोड गिव्स up the electrons and gets discharged। Loss of electron increase in the oxidation number, that means the oxidation takes place at the anode। Is it clear? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनोड के पास, एनोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। निकालने के बाद क्या करता है? ये क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होता है या फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसका, बेसिकली वहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? नाउ कम्स टू हियर द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन द इलेक्ट्रॉन is known as the reduction potential। Reduction means gain of electron and oxidation means losing of electron। Is it clear? Now comes to here electrochemical cells। क्या होते हैं ये? These cells converts the chemical energy liberated during the redox reaction to the electrical energy। हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि उस सिस्टम में रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट when concentration of zinc ion and copper ions is unity, means 1 mole per decimeter cube, such as device is known as the galvanic cell or the voltaic cell। जब वहां पे हम जिंक और कॉपर का जो कंसंट्रेशन है यूनिट रखते हैं तो वहां पे जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है 1.1 वोल्ट का मिलता है, और इस तरह का जो हमारा सेल बनता है उस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल, राइट? नाउ हियर कम्स टू हियर, दिस इज नोन एज व्हाट? यहां पे आप देखिए गैल्वेनिक सेल, एक रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है जिंक सॉलिड
कॉपर 2+ इन एक्वस फॉर्म, जिंक 2+ एंड कॉपर सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सिस्टम हमारा रिड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए आइए, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जिंक हमारा जो है यहाँ पे जीरो स्टेट में है, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। और ये जिंक क्या होता है, यहाँ से जीरो से कहाँ जाता है, 2+ में। मतलब जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ये 2+ में गया है, जिंक 0 से 2+ में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। अब कॉपर हमारा क्या है, एक्वस में है और ये एक्वस में 2+ स्टेट में है, 2+ स्टेट में है। और हमारा जब रिएक्शन होता है वहां पे, और वो रिएक्शन होने के बाद कहां पे चला जाता है, रिएक्शन होने के बाद ये जाता है कॉपर 0 स्टेट में। कहां पे जाता है, कॉपर 2+ से कॉपर 0 स्टेट में। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, रिडक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या हो जाता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर अपना 2+ स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है। ठीक है, आइए अब ये हमारा एक सेटअप मैंने बना कर रखा हुआ है, मतलब फिगर बनाया हुआ है गैल्वेनिक सेल का। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिंक एक आपका एनोडिक प्लेट है, जो कि एनोड मतलब निगेटिव, कैथोड मतलब पॉजिटिव, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपकी सिस्टम में क्या हो रहा है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और इसको पहचान सकते हैं कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसा कि हमने सिस्टम में दिखाया हुआ है, जिंक का इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब जिंक 2+ इस सिस्टम से बाहर आ रहा है। कहाँ पे, इस सॉल्यूशन में। इज इट क्लियर? और यहाँ पे देखिए कॉपर है, कॉपर जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, अभी इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर हमारा इस पे डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि इस कॉपर सल्फेट में यहाँ पे Cu2+ और SO4 2- बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जिंक सल्फेट भी हमारा किसमें टूट जाता है, जिंक 2+ में और SO4 2- में, और कॉपर सल्फेट Cu2+ और SO4 2- में। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक हमारा उस इलेक्ट्रोड से बाहर आ रहा है, मतलब उस जिंक के इलेक्ट्रोड का साइज क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, और इसका क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, धीरे धीरे इसकी साइज इंक्रीज होके इस तरीके से आपको कुछ देर बाद देखने लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस हियर टेकिंग प्लेस द रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे जिंक हमारा जो सॉलिड स्टेट में है 0 से 2+ में जा रहा है, तो ये हमारा एक हाफ सेल बनाता है। दूसरा हाफ सेल हमारा कॉपर का रिडक्शन होता है, तो ये कॉपर 2+ से कॉपर 0 फॉर्म में जाता है, और ये हमारा दूसरा हाफ सेल है। अब इन दोनों हाफ सेल को जब हम मर्ज करते हैं तो हमारा एक सेल रिएक्शन बनता है, जो कि यहाँ पे ऊपर दी हुई है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ इन एक्वस फॉर्म एंड जिंक 2+ एंड कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। इज इट क्लियर? नाउ अब आप एक चीज यहाँ पे और नोटिस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है जिंक हाफ सेल के लिए +0.76। इज इट क्लियर? और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने दिया हुआ है कॉपर के लिए वो 0.34, वो भी माइनस में, -0.34 वोल्ट है। अब आप सेल रिएक्शन निकालते हैं, दोनों को एडअप करते हैं, तो क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे को माइनस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप दोनों को माइनस करते हैं तो 0.76 माइनस 0.34, इनको आप जब माइनस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, +1.10 वोल्ट। ये हमारा सेल रिएक्शन का पोटेंशियल होता है। क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो ये हमारा ओवरऑल गैल्वेनिक सेल का एक सेटअप है, और यहाँ पे पूरा रिएक्शन हमारा चल रहा है। और अब मैं थोड़ा एक चीज और डिस्कस कर देता हूं, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज का एक मेन काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना, दो सेल को एक साथ जोड़ना, वहां पे कोई सर्किट ब्रेकडाउन ना हो, सर्किट को जोड़ना, और उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, और उस लिक्विड में पोटेशियम आयन का साथ कोई और साल्ट भरते हैं, नेगेटिव पार्ट बढ़ते हैं, और उनमें सिमिलरिटीज क्या होती है वो भी हम देखेंगे अभी। लेकिन मेन काम जो होता है सॉल्ट ब्रिज का, दोनों
हाफ सेल के बीच में जो हमारा कनेक्टिविटी है वो ब्रेकडाउन ना होने पाए, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। आई बात समझ में? चलिए, यहां तक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। और आइए देखते हैं क्या यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, पहला टॉपिक जो मैं बोलने वाला था, क्या होता है, क्या क्या सब्सटेंस डाल के हम वहां पे सॉल्ट ब्रिज को बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सो पहला पॉइंट है सॉल्ट ब्रिज में, इट अलाउज टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। एंड इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल। जहां पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो वहां पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन मूव कर जाएगा। सो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज द पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड समटाइम्स वी यूज द अगर अगर कैन बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। मीन्स ये सब सॉल्ट को हम अगर अगर के साथ मिक्स करके उसमें हम फिल कर देते हैं और फिल करते हैं तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल पैटर्न है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हमने लैब में बनाया हुआ है। तो वहां पे क्या होता है कि इसको इस तरीके से बनाना होता है कि सॉल्ट ब्रिज के बीच में कहीं भी एयर बबल ना हो, दोनों जो हम सॉल्ट फिल कर रहे हैं दोनों सेम हाइट पे मेंटेन हो वहां पे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि हमको प्रिकॉशंस अपनानी पड़ती है सॉल्ट ब्रिज को प्रिपेयर करने के लिए। आई बात समझ में? चलिए, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज क्या होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, ये एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करने चाहिए। नाउ cations and anions of the electrolyte used should be of the same ionic mobility। सेम आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है? अगर हम कोई सॉल्ट ब्रिज दो हाफ सेल में लगाए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट आयनिक मोबिलिटी होगी, मान लीजिए यहाँ पे ये जल्दी पहुंच गया, ये भी यहीं पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा जो न्यूट्रलिटी प्रोसेस है सिस्टम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेम मोबिलिटी होगा तो जितनी देर में ये यहाँ पहुंचेगा लगभग उतने ही देर में ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, तो ओवरऑल सिस्टम की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी। दैट्स व्हाई वी नीड इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, जो हमारा आयनिक मोबिलिटी है उस सॉल्ट ब्रिज में हमने जो कटायन और एनायंस यूज किया हुआ है वो सेम होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली इट मस्ट बी द सिमिलर, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल रिएक्शन। हमने सेल देख लिया, हाफ सेल देख लिया, तो यहाँ पे सेल रिएक्शन जो हम पहला देखे हैं जिंक और कॉपर का, अब इसी रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो ये तो हम इस तरीके से लिखते हैं रिएक्शन, बट इसको हम सेल के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, हाउ वी कैन प्रेजेंट दिस रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेल। तो यहाँ पे जिंक 2+ डबल बार एंड copper 2+ oblique copper, means this showing the 1/2 cell and this part is showing 1/2 cell and this double oblique is showing the salt bridge. This double oblique showing what? Salt bridge. So C1 is what? Half cell 1 and this is the half cell 2. क्लियर है सभी को? हाफ सेल 2, दो हाफ सेल से मिलके एक सेल बनता है। That's why we are presenting here 1/2 cell zinc 2+, copper 2+ and copper, right? Is it clear to all of you? Now in this device the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into the electrical work which may be used for running the motor or other electrical appliances or gadgets. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, जो जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, तो विच इज जनरली नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी यूज होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने में, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चलाने में, मोटर को चलाने में। तो बेसिकली ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, वहां पे कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन whose addition give you the overall cell reaction। उन दोनों को जोड़ के हम ओवरऑल सेल रिएक्शन को बना सकते हैं। सो हियर कॉपर 2+, 2 electron is getting here and converting to the copper solid, this is the reduction half cell। सो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ का कॉपर 2+ स्टेट से कहा जा रहा है कॉपर 0 स्टेट में रिडक्शन हो रहा है। That's why this half cell is known as the what? Reduction half cell. Is it clear? Like this, zinc
which is going from 0 state to 2+ state is known as the oxidation half cell. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, सो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, half reaction. The reduction half reaction occurs on the copper electrode while the oxidation half reaction occurs on the zinc electrode. Clear है सभी को? These two portions of the cell are also known as the half cell or the redox couples. कभी कभी एग्जाम में redox couples के नाम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको डरना नहीं है, ये हमारे हाफ सेल के बारे में ही पूछा जा रहा है यहाँ पे, जिसको हम redox couples के फॉर्म में भी जानते हैं. Okay, now comes to here, the copper electrode may be called as the reduction half cell and the zinc electrode is known as the oxidation half cell. पहले बता चुका हूं मैं, जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में मैंने दे दिया हुआ है. So at each electrode electrolyte interface there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एक टेंडेंसी प्रोड्यूस होती है, या तो वो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा या तो वो वहां से क्या होगा, बाहर आएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट में हम मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज्ड. वहां पे क्या करेगा, मेटल आयन डिपॉजिट होगा और उसको पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, जो कि कैथोड में हम रिडक्शन हाफ सेल में देख रहे थे. क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. राइट नाउ, at the same time metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution as in the form of ions and leave the electrodes behind the electrons at the electrode trying to make it negatively charged, जो कि हमारा एनोड पे हो रहा था. जिंक आयन हमारे जिंक इलेक्ट्रोड से बाहर सोल्यूशन में आ रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के उसको नेगेटिवली चार्ज बना देता है, और कॉपर वहां पे डिपॉजिट होकर के उसको पॉजिटिव चार्ज बनाता है, जिसको हम कैथोड बोलते हैं. क्लियर है? नाउ what is the electrode potential? क्या होता है ये? So a potential difference develops between the electrode and the electrolyte which is called as the electrode potential. So electrode और electrolyte के बीच में हमारा जो एक potential generate होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, electrode potential. When the concentration of all the species involved in the half cell is unity, then that type of electrode potential is known as the what? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मींस अगर हम एक हाफ सेल में जिंक ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक से हम जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, यहाँ पे कॉपर सॉलिड बना रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हाफ सेल में अगर हमने जिंक का कंसंट्रेशन 1 ले लिया है और इस हाफ सेल में कॉपर का कंसंट्रेशन 1 ले लिया है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एंड इन द गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एनोड एंड वेयर द नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन. और वो क्या होता है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल को शो करता है, जैसा कि हम एनोड में देखते आ रहे हैं. और जिंक का वहां पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड वहां पे एज अ नेगेटिव पोटेंशियल के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होता है. तो द अदर हाफ सेल इन विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द कैथोड एंड इट हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द कैथोड. सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल एंड इज मेजर्ड इन द वोल्ट्स. वोल्ट में मेजर किया जाता है. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, और उसको हम सेल वोल्टेज बोलते हैं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सेल वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको हर जगह ईएमएफ ही कैलकुलेट करना है, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल और ईएमएफ और द सेल वोल्टेज. इन दिस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप बड़े बड़े इक्वेशंस यूज करने वाले हैं. नॉन स्टिक इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें गिब्स एनर्जी को यूज करके कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में. So the difference in the electrode potential of the two electrode of the cell is termed as the electromotive force. दो सेल्स में जो हमारा दो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स.
क्लियर है सभी को? सो ई सेल मींस सेल पोटेंशियल, इसको आप ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन मींस कैथोड माइनस ई रिडक्शन एट एनोड। इसी को आप ई ऑक्सीडेशन एट एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन एट कैथोड, ई ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई ऑक्सीडेशन एट ई रिडक्शन एट कैथोड, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो इतने सारे इक्वेशंस के फॉर्म में आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे चीजें वही रहती हैं, बस सिंबल बदलता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, उस सीरीज में 0 के ऊपर 0 के नीचे क्या वैल्यू दी हुई है, एक जगह रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो वो अगर पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका नेगेटिव होता है, तो वहां पे बस साइन चेंज होता है और आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस रिएक्शन का यूज करके किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सो दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके स्क्रीन पे। सेल रिएक्शन दिया हुआ है कॉपर सॉलिड, सिल्वर प्लस, कॉपर प्लस एंड 2 सिल्वर। तो ये एक हमारा सेल है और ये हमारा हाफ सेल बात करते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर जा रहा है प्लस स्टेट से 0 स्टेट में, तो यहाँ पे सिल्वर हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग। ये रिड्यूस हो रहा है, अपने आप में खुद रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Ag। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर हमारा 0 स्टेट से 2 स्टेट में जा रहा है और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन द सिल्वर इलेक्ट्रोड act as a cathode and copper electrode act as a anode। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पे एज एन एनोड यूज होगा कॉपर, और कैथोड के फॉर्म में हम वहां पे सिल्वर इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं। सो सेल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेल को वहां पे हमने रिएक्शन यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में दे दिया, और सेल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं Cu सॉलिड टू Cu प्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, सिल्वर प्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्वस टू सिल्वर सॉलिड, और ये हमारा हो जाता है बीच में सॉल्ट ब्रिज। Is it clear? This is one half cell, this is another half cell reaction. Clear? So now we can calculate the EMF, means cell voltage of the cell. So E cell is equal to E right minus E left, means E right minus E left. So E Ag plus 2 Ag minus E copper 2 plus 2 copper. क्लियर है? इस तरीके से हम रिएक्शन को यूज कर रहे हैं। एग्जांपल दिया हमने, तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम उस इक्वेशन को यूज करके, इस्तेमाल करके हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल and increased slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposite voltage reaches to the value of 1.1 volt। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिंक 2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, दिस सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, हम अपोजिट एंड इक्वल फोर्स का पोटेंशियल लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? रिएक्शन तब तक होती है, स्लोली क्या करते हैं हम उसको इंक्रीज करते हैं, और रिएक्शन तब तक होगा जब तक ये 1.1 वोल्ट के इक्वल में नहीं हो जाता। नाउ व्हेन द रिएक्शन स्टॉप ऑल टुगेदर, नो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन द सर्किट और इन द सेल बाय द सेल। ठीक है? जब वो इक्वल अपोजिट फोर्स हो गया, एक तरफ हमने प्लस 1.1 वोल्ट लगाया हुआ है, दूसरी तरफ हमने माइनस 1.1 वोल्ट लगा दिया, तो जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं तब तक वहां पे करंट फ्लो करेगा और रिएक्शन भी होगी। लेकिन जैसे ही ये इक्वल टू 1.1 वोल्ट पहुंच जाएगा, वहां पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। देयर इज स्टॉपेज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ करंट। नाउ एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल opposite potential again starts the reaction but in opposite direction. It now functions as an electrolytic cell, a device for using the electrical energy to carry non-spontaneous chemical reaction। और जैसे ही हम वहां पे अपोजिट में वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करते हैं, रिएक्शन शुरू होगा फिर से, लेकिन अब वो एनोड कैथोड बन जाएगा, कैथोड एनोड बन जाएगा, और वहां पे रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड का है वो भी चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। पहला कंडीशन है यहाँ पे, व्हेन एक्सटर्नल
E external is less than 1.1 volt, then what will happen? Electron flow from the zinc rod to the copper rod, hence current flow from the copper to the zinc. तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, एक्सटर्नल अपोजिट फोर्स, और ये हमारा क्या है 1.1 वोल्ट से छोटा है, स्मॉलर है। तो जिंक हमारा एनोड है, नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और हम ये जानते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, तो करंट का फ्लो जो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। इज इट क्लियर? ये वेल नोन है, बचपन से जान पढ़ते आ रहे हैं हम कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की फ्लो ऑफ डायरेक्शंस के अपोजिट फ्लो करता है। सो नाउ जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट द कैथोड। जिंक हमारा डिसॉल्व होता है एट एनोड और कॉपर हमारा कैथोड पे डिपॉजिट होता है। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा था पहला कंडीशंस। आइए देखते हैं दूसरा कंडीशंस, जब हमारा एक्सटर्नल इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स है, जो पोटेंशियल है, वो 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन? देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी करंट इन दैट सर्किट और इन दैट सिस्टम, एंड नो केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना तो ये डिसॉल्व होगा और ना तो ये डिपॉजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा, सिस्टम इज इन स्टडी, एक स्टैंड बाई में हो गया है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो है, इलेक्ट्रॉनल पोटेंशियल जो है 1.1 वोल्ट के इक्वल हो चुका है, और उसका क्या रिजल्ट मिला है ये आपको आसानी से दिख रहा है। कोई करंट जो यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे एम्पियर और गैल्वेनोमीटर जो लगाया हुआ है, इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, नो फ्लो ऑफ करंट इज हियर। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है यहाँ पे? व्हेन इक्वल एंड अपोजिट जो हमने पोटेंशियल लगाया हुआ है, अब ये ज्यादा हो रहा है, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो रहा है, देन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। नाउ हियर इन बिफोर यू हैव सीन दैट कॉपर इज अ कैथोड, कॉपर वाज कैथोड, नाउ बट कैथोड इज कन्वर्टेड टू द एनोड। इज इट क्लियर? कैथोड हमारा एनोड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहीं पे जो हमने एनोड देखा था, जिंक हमारा पहले एनोड था, अब ये कैसा हो गया? एनोड से कन्वर्ट हो गया कहां पे? कैथोड में। सो पूरा सिस्टम इन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। सो नाउ हियर जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट, यहाँ पे सिस्टम में हमारा जिंक सल्फेट है, एंड कॉपर इज गोइंग टू द सॉल्यूशन, कॉपर डिसॉल्व होगा, और ये कॉपर सल्फेट जो हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर हमारा यहाँ पे आएगा और जिंक हमारा यहाँ पे जाता है, जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, अभी उसका रिवर्स हो रहा है। पहले क्या करता था? इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये अब नहीं होगा यहाँ पे। और करंट पहले हमारा इधर मूव करता था, करंट अब ये नहीं होगा, करंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से एक्स्ट्रा में लेके गया, तो क्या होता है? पूरा सिस्टम रिवर्स हो जाता है। एनोड इज गोइंग टू बी अ कैथोड एंड कैथोड इज गोइंग टू बी एन एनोड। अब हमारा क्या करेगा? कॉपर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और जिंक से हमारा करंट फ्लो करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है वो भी हमने देख लिया। तो आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में जाना, कुछ सिंपल रिएक्शंस के बारे में देखी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में देखा, गैल्वेनिक सेल्स के बारे में देखा। और आपके मन में इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे इंटेलेक्ट स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप अगर इसका पीडीएफ फॉर्म में भी चाहेंगे तो भी हम आपको इंटेलेक्ट स्टडी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी हम आपको ये पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड करा सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट हर सभी को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।